हेलो भी चाहिए, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि 30-30 मिनट तक कंटिन्यू बोलने के कारण मतलब 30 मिनट का भी नई जनरेशन के काफी सारे लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। साथ ही गोक्लेन के यंग जनरेशन के 2 लोग जो कि पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल थे वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इनका नाम गोली और गोमी होता है, जो गोक्लेन को लीड करते थे। जिसके बाद गोयुआन और झोकुन जोयान के पास पहुँचते हैं और उस वोर्टेक्स को देखने लगते हैं। जिसके बाद अचानक ही वो सरप्राइजिंगली कहते हैं कि जोयान, क्या यह दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने का रास्ता है? और आसपास में खड़े हुए लोग जब ये सुनते हैं तो उनकी वो तुरंत ही तन जाती है और वो जोयान को देखने लगते हैं। तभी जोयान भी से हिलाता है। साथ ही इस वोर्टेक्स के आसपास के 1000 मील के एरिया में खड़े होने पर उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अजीब सी एनर्जी हो जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। तब गोयुआन और झोकुन उनके भी फेस इंप्रेशन थोड़ा सा बदल जाते हैं, इसीलिए वो अपनी बॉडी को बचाने के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तभी जोयान भी पीछे हटता है, लेकिन इस वोर्टेक्स से रिलीज हो रही लाइट को देखते हुए जोयान कहता है ये है एम्परर एसेंस, और वो बिल्कुल दंग रह जाता है। यहाँ तक कि जोयान इससे काफी स्ट्रॉन्ग और फील कर सकता था, जिसके इफेक्ट से बढ़ती हुई पावर भी वो फील कर सकता था। ये देखकर गोयुआन और झोकुन और कुछ एल्डर वो जोयान को देखने लगते हैं, क्योंकि वो इस बात के इम्पोर्टेंस को जानते थे। तभी जोयान उस वोर्टेक्स की ओरिजिन को इसे कुछ छोटे से पार्ट को इकट्ठा करता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था एम्परर कुइया की सोर्स कुई का यूज करते हुए वो डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते थे। यहाँ तक कि दूर हटने के बाद गोयुआन और झोकुन भी काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं, और ये प्रेशर उसी वोर्टेक्स की लाइट रेस से आ रहा होता है। दूर तक जोयान भी इससे हल्का सा डर फील कर सकता था। हालांकि जोयान कुछ एम्परर सोर्स को इकट्ठा करने के बाद पीछे मुड़ता और यूनर की कमर को पकड़ता है। ये देखकर यूनर तुरंत ही अपने सिर को जोयान के कंधे पर रखती है। तभी जोयान कहता है चिंता मत करो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बच्चों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, और यूनर मेरा वेट करना मेरे वापस आने के लिए। ये सुनकर तो यूनर की दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है कि जोयान वास्तव में जा रहा था, वो भी एक अनजान वर्ल्ड के अंदर, वो भला कैसे इस चीज से एग्री हो सकती थी और भला कैसे चिंता नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे ये भी पता था कि जोयान केवल उसका हस्बैंड ही नहीं बल्कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी है, इसीलिए वो बिना मन के कहती है लेकिन ये कॉन्टिनेंट भी तो काफी अच्छा है। तभी जोयान से हिलाता है और स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है, लेकिन मुझे आगे जाना होगा। तभी अचानक एक आवाज आती है, ठीक है यूनर ने तुम्हें इजाजत दे दी है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं दी। और अचानक ही आसमान में एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है, जो तुरंत ही जोयान के पास पहुंच जाती है। ये देखकर जोयान थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए कायलिन को देखता और स्माइल करता है। साथ ही जोयान जानता था कि कायलिन का बिहेवियर कैसा है, वो अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने भी एक्सप्रेस नहीं करती थी, इसीलिए वो यहाँ पे कायलिन के सामने बिल्कुल हेल्पलेस होता है और यूनर की तरफ देखने लगता है। जोयान की ऐसी नजरों को देख के यूनर अचानक से स्माइल करते हुए कहती है, इससे पहले कुछ कह पाती कायलिन तुरंत ही गुस्से से कहती है यूनर को मुझे मनाने के लिए मत कहो, ये सब बेकार है। वैसे भी हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं और यूनर इनकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं? क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो? और इस टाइम पे आसपास के लोग जोयान को ऐसे इन 2 लड़कियों के सामने हेल्पलेस होता हुआ देखकर अचानक ही हंस रहे होते हैं कि वो बंदा जो पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख सकता है, कोई तो है जो उसे भी हिलाकर रख सकता है। हालांकि जोयान हेल्पलेस था, लेकिन तभी यूनर जोयान को ऐसे देखते हुए कायलिन के पास आती है और स्माइल करते हुए कहती है, सिस्टर कायलिन, आखिरकार जोयान एक पावरफुल पर्सन है जिसे अग्रेसिव और अटैकिव रहना पसंद है, इसीलिए उसे जाने दो, हम बच्चों की देखभाल कर लेंगे। कायलिन जब ये वर्ड सुनती है तो यूनर की तरफ देखती है, जिसके बाद जोयान को देखती है तो हेल्पलेस तरीके से कहती है, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आना। अगर तुम्हारा एक भी बाल गायब हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह बिना फादर के बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहती, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हम देखेंगे कि हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ये देखकर तो जोयान के इंप्रेशन थोड़ा सा शांत होते हैं, और इसके बाद वो जल्दी से स्माइल करते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, टेंशन फ्री रहो, जब मैं वापस आऊंगा तो जैसा हूँ वैसा ही आऊंगा। जिसके बाद जोयान के हाथ से कई लाइट रेज साइन होती हैं, और जोयान कहता है, ये एम्परर कोई है जिसके साथ आप लोग डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में कैपेबल होंगे, और उस दिन तक का वेट करें जब तक आप ब्रेक थ्रू ना कर लें। और उसके बाद कायलिन, यूनर, गोयुआन, झोकुन, आप लोग चाहें तो इस वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, सीनियर, मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप जियो क्लेन के लोगों की मदद करेंगे, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिसके बाद जोयान उन पावरफुल लोगों को देखता है जो चारों तरफ से आए थे। साथ ही उसे जियो क्लेन के लोगों की चिंता थी, क्योंकि अब जियो क्लेन काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, और जोयान के डाउडी लेवल पर प्रमोट होने के बाद इनकी ब्लड लाइन पावर भी एक्टिवेट हो गई थी, और हर कोई जो कि जोयान से करीब था उसे ब्लड पावर के कारण काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसीलिए उनके लिए ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान हो गया था कि कुछ ही टाइम के अंदर जियो क्लेन के लोग काफी इजीली काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे, और हर एक फैमिली में सबसे पहले नंबर पे आ गए थे। हालांकि तभी गोयुआन कहते हैं, टेंशन फ्री रहो दामाद जी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी जियो क्लेन के लोगों को पैसा नहीं कर सकता। और इसके बाद वो जोयान को देखता है, जो दिख तो बहुत छोटा सा रहा था, लेकिन ये
इस पूरे ही कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल और एक्सट्रीम लेवल का पर्सन था, जिससे वास्तव में हर कोई जेलसी फील करता था। तभी जोकुन भी अपनी चेस्ट को थपथपाते हुए कहते हैं, अरे टेंशन फ्री रहो भाई, तुम इन चीजों को हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। गुयानो मेरे होते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं है जो यहाँ पे घुस सके, और जितना जल्दी हो सके हम लोग डाउडी लेवल पर प्रमोट हो जाएंगे और फिर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। जिस पे जॉन कहता है तो ठीक है, उस टाइम पे मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और ऐसा कहते हुए जो यान और जो क्लेन के लोग काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तभी एक आवाज आती है, फादर। और इसके बाद एक छोटी सी लड़की जो यान के पास आ जाती है, जो कि जियो जियो होती है। जियो जो की एज 11-12 साल थी और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। उसका चेहरा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था, यहाँ तक कि ज्यादातर लोग तो उसे देखकर बस देखते ही रह जाते। साथ ही जियो जियो की जो पावर थी वो अदर लोगों के कंपैरिजन में काफी खतरनाक लेवल पर थी। आखिरकार जियो जियो की बॉडी में 9 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन थे। साथ ही जो यान का ब्लड और डाउडी पे प्रमोट होने के बाद उसकी ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसके कारण उसकी पावर डाउसेंग लेवल के 9 स्टार तक पहुंच चुकी होती है। और जियो जियो के बढ़ रही पावर को देखते हुए शायद फ्यूचर में उसकी पावर डाउडी लेवल पर जल्दी ही प्रमोट हो सकती थी। तभी जॉन काफी ज्यादा पोलाइटली जियो जियो को देखता है और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। जिसके बाद वो कहता है, जियो जियो फादर कहीं जा रहे हैं तो तुम्हें उनके ना होने पर जियो क्लेन की देखभाल करनी चाहिए। और ऐसा कहते हो जियो यान जियो जियो को गले लगा देता है। तभी जियो जियो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और तुरंत ही काफी सीरियस तरीके से कहती है, हाँ कोई बात नहीं फादर, मैं करूंगी। और फादर देखिए ना, एंसेस्टर भी यहाँ है। और ऐसा कहते हुए जियो जियो एक जगह पे इशारा करती है। तभी जो यान मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर। और जो यान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो वुटान सिटी का एक बेवकूफ सा लड़का था जिसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से बेकार हो गया था और उसे कोई भी चीज नहीं आती थी। लेकिन इनके ही गाइडेंस के साथ जो यान वास्तव में इस लेवल तक पहुंच पाया था। तभी टीचर याओलाओ जो यान को देखते हुए टेंशन फ्री होकर स्माइल करते हैं और उस लड़के के बारे में सोचते हैं जिसे कभी उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में रखा था और हमेशा प्रोटेक्ट किया था। लेकिन वास्तव में आज वो इस लेवल तक पहुंच गया था कि उससे और उससे जुड़े हुए किसी भी पर्सन को कोई भी धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी टीचर याओलाओ कहते हैं, अलर्ट रहना छोटे साथी। हालांकि मास्टर अब आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि आप और किस लेवल तक पहुँच पाते हैं। और ऐसा कहते हुए मास्टर हंसने लगते हैं। ये सुनकर जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर आप अभी भी पहले जैसे हैं। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को स्लैश करता है और टीचर याओलाओ के पास एक मेडिसिनल पिल को देता है। जिसके बाद वो कहता है, डिसाइबल मास्टर की सभी बातों को ध्यान रखेगा। और ये डिसाइबल अपने मास्टर की बहुत सम्मान करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और डाउडी लेवल पर प्रमोट हो जाएंगे। जिसके बाद वो कहता है, मास्टर ये खास तौर पर मैंने आपके लिए तैयार किया है और इसके अंदर एम्परर का सोर्स भी है। तभी टीचर याओलाओ अपने हाथ की उस चीज को देखते तो उनकी आंखों में कुछ फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा झोकुन और गु युआन टीचर याओलाओ के हाथ की गोल्डन मेडिसिनल पिल को देखते तो थोड़ा सा जेलसी फील कर रहे होते हैं। उन्हें पता था ये मेडिसिनल पिल जो कि जियोफेन है ये 9 ग्रेड के ऊपर निकल चुकी है। जिसके बाद टीचर याओलाओ से हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है छोटे साथी, अब तुम्हें जाना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। जिस पे जॉन उन्हें प्रणाम करता है और तुरंत ही उनके सामने घुटने टेक देता है। और जो यान की ये हरकत देखकर तो काफी सारे लोगों के सिर चकरा जाते हैं और उनकी आंखें काफी ग्रेटफुल तरीके से भरी हुई होती हैं। किसने सोचा था कि इस पूरे ही कॉन्टिनेंट का पावरफुल पावर हाउस डाउडी अपने से बीक के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन ये केवल जो यान ही जानता था कि उसके मास्टर ने उसके लिए कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं। जिसके बाद जॉन धीरे से खड़ा होता है और स्पेस में क्रैक उस वर्टेक्स की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इसके बाद जो यान उस वर्टेक्स के अंदर सभी की उदास नजरों के साथ गायब हो जाता है और नीचे नारे लग रहे होते हैं, डाउडी को बधाई, फ्लेम दी गॉड अमर रहे। दूसरी तरफ गुयान और झुकुन दूर माउंटेन में खड़ा होकर ये देख रहे होते हैं और वो इसके अंदर से निकलने वाली पावरफुल पावर को फील कर सकते थे। और उन्हें पता था कि इसके सामने अगर वो जाते हैं तो बुरी तरीके से उन्हें इंजर्ड भी कर दिया जाएगा। लेकिन जॉन इसके अंदर से चार्ज हो सकता है, जो कि बताने के लिए काफी था कि जॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और डाउडी किस लेवल का बंदा था। लेकिन फिर भी वास्तव में जॉन इसके अंदर से चार्ज होने में डर रहा था। तो कोई ये भी बता सकता था कि नेक्स्ट कॉन्टिनेंट वहाँ की पावर कितनी खतरनाक होगी कि इस कॉन्टिनेंट का पावरफुल पावर हाउस भी इस वर्टेक्स के सामने ईगोफुल होने की हिम्मत नहीं कर रहा। हालांकि जैसे ही जोयान उस वाइट के अंदर एंटर हुआ था, इस कॉन्टिनेंट से उस लाइट का रेज भी गायब हो गया होता है। जिसके बाद जोयान की फिगर अंधेरे वर्ल्ड में दिखाई देती है और यहाँ के फ्लक्चुएशन को जोयान फील कर सकता था, जो वास्तव में डाउडी को भी सप्रेस कर रही होती है। और यहाँ पे जोयान की लड़ने वाली फीलिंग्स भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। लेकिन जोयान यहाँ पे लापरवाही से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता और जल्दी से पालती मारकर बैठ जाता है। साथ ही इस पावर के कारण जोयान की बॉडी सप्रेस हो रही होती है और डाउडी जो की ड्यूकी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन था, यहाँ पे उसकी बॉडी को सप्रेस कर पाने वाली एनर्जी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी।
यहाँ तक कि एक डाउडी के लिए भी यहाँ पे बचना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि जॉन इस जगह पर बैठे हुए अपने हेवनली फ्लेम्स पर टेस्ट करते हुए धीरे धीरे इन्हें कंडेंस करता है और इसके बाद कई दिनों बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता और उसे नहीं पता था कितना टाइम बीत गया। जिसके बाद जॉन सांस छोड़ते हुए कहता है ये जगह तो वास्तव में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। साथ ही वो अपनी पावर में हल्का सा सुधार भी फील कर सकता था, जिसका मतलब वो समझ गया था कि डाउडी ये लास्ट लेवल नहीं था, अभी भी इसके ऊपर कुछ लेवल थे। जिसके बाद जोयान इस टनल को देखता है जो कि काफी ज्यादा लंबी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई एंडिंग पॉइंट ही ना हो। साथ ही इसके चारों तरफ स्टार साइन हो रहे होते हैं। हालांकि जॉन अभी भी इस रास्ते के खतरे को जानता था, इसलिए वो इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही अपने बोन विंग्स को फैलाते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जॉन को ये भी नहीं पता था वो कितने दिनों से उड़ रहा है, कितना तेज उड़ रहा है, वो केवल आगे बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही जॉन ने फील किया था डाउडी और ड्यूकी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में इस जगह पर उसके उड़ने की स्पीड कई गुना ज्यादा कम हो गई थी। साथ ही जॉन ने यह भी फील किया था कि जितना आगे वो उड़ता जा रहा था एम्परर कुइया की ओरिजिन कोई उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही होती है और जोयान को यकीन था कि इस जगह का एंडिंग पॉइंट इसी जगह के आगे होगा, इसलिए जोयान आगे बढ़ता जाता है। तभी जॉन कहता है इस स्पेस का कोई अंत ही नहीं है, मैं उड़ता जा रहा हूँ और यहाँ पे केवल मुझे मेरे विंग्स की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि काफी लॉन्ग टाइम से उड़ने के बाद जोयान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि जॉन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वो सरप्राइजिंगली खुद को कोसते हुए पीछे हटता और कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है। और इसके बाद जोयान काफी तेज एयर के प्रेशर को फील कर सकता था और ऐसा लगता है कि जोयान किसी मैजिकल बीस्ट को देखता है और ये एक ऐसा मैजिकल बीस्ट था जिसे जोयान ने कभी नहीं देखा था। साथ ही ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट को तो अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि जोयान इसके सामने थोड़ा सा खतरा फील करता है, लेकिन जोयान के दिल में डर बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए जोयान अपनी बॉडी को बैलेंस करने के बाद गुस्से से उसे देखता है। तभी वो बीस्ट कहता है नया डाउडी, अफसोस की बात है लेकिन प्रेजेंट टाइम का खाना बेकार नहीं है, तुम बहुत टेस्टी होगे छोटे साथी, तुम्हारी तो मैं हड्डियां भी चबा जाऊंगा। तभी जॉन कहता है ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा कि कौन किसे खाने वाला है। साथ ही जॉन नहीं जानता था कि उसके सामने कौन सा बीस्ट है, लेकिन डाउडी पर प्रमोट हुए उसे काफी लॉन्ग टाइम हो गया था और अब जाकर उसके दिल में लड़ने की फीलिंग एक बार फिर से एक्साइटमेंट के साथ उठी थी। इसलिए जॉन अपने सामने उस बीस्ट को देख रहा होता है और उसके हाथ के एक ही सिंबल के साथ जॉन के आसपास फ्लेमें फैलने लगती है और इसके बाद जॉन के सारे एक्यूपंचर पॉइंट से ये फ्लेम रिलीज होते हुए एक ड्रैगन में क्रिएट हो जाती है। तभी वो बीस्ट जॉन के आइकॉनिक फ्लेम्स को देखते हुए कहता है निश्चित तौर पर तुम वास्तव में 1000 साल बाद भी अफेयर होने वाले डाउडीज में से एकमात्र डाउडी हो, लेकिन फिर भी तुम इस एम्परर के सामने फाइट करने में अभी भी थोड़ा बुरे हो। जिसके बाद जॉन के अद्भुत फ्लेमों को देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितने पावरफुल अटैक्स हैं। और उसके बाद उसकी बॉडी हिलती है और उसकी बड़ी सी पूंछ जो यान की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे काफी पावरफुल फोर्स जो यान की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है क्योंकि उस बीस्ट के पावरफुल अटैक से वो फायर ड्रैगन जिसने जॉन की बॉडी को घेर रखा था बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी पावर को देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जॉन को याद था कि जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा अगर 1000 ईयर में प्रमोट होकर आगे आने वाला वही पर्सन था, तो इस ओल्ड मैन को उसके बारे में पता कैसे चला। तभी ओल्ड मैन जोयान की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे अचानक स्माइल आ जाती है और वो कहता है तो ये वास्तव में तुम हो। ऐसा लगता है कि उस ओल्ड मैन जो क्लेन के लोग को ज्यादा ही पसंद है। वो ओल्ड जियो वास्तव में कुछ परेशानी भरा है, वो अपने फैमिली के लोगों के साथ वास्तव में ऐसा वेलकम चाहता है, लेकिन अगर वो इतना अजीब नहीं होता तो वो मुझे बार बार नहीं कहता कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। हालांकि तभी जोयान ओल्ड मैन के वर्ड्स को सुनते हुए तुरंत कहता है रुकिए, आपने अभी क्या कहा? जियो, ओल्ड जियो, क्या मेरे फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पे भी हैं? क्या मेरे एंसेस्टर अभी हैं? सीनियर, क्या आप मुझे मेरे एंसेस्टर्स को देखने के लिए ले जा सकते हैं? और जॉन को लग रहा होता कि उसके सामने का ये पर्सन उसका एंसेस्टर होना चाहिए और जो यान को उम्मीद नहीं थी कि इस अलग ही कॉन्टिनेंट में उसे वास्तव में जियो क्लेन के भी लोग मिल सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह पाता। तभी ओल्ड मैन अपने होठों को सिकड़ते हुए कहता है बकवास, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मुझे तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा है। क्या तुम अपने एंसेस्टर्स को देखना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। और इसके बाद ओल्ड मैन जोयान की तरफ देखता है और अपने हाथ को लहराता है और एक क्रैक ओपन होता है। ये देखकर जॉन थोड़ा सा हैरान होता है कि क्या उसे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार जॉन उसके अंदर चला जाता है और दोनों थोड़े ही समय के बाद इस जगह से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही जॉन उस स्पेस के क्रैक से बाहर निकलता है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ की जो एम्परर कुइया की ओरिजिन हुई थी वो उस टनल के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा रिच हो गई थी। जिसके बाद जॉन अपने चारों तरफ घने जंगल देखता है और यहाँ पे उसके ड्यूकी कॉन्टिनेंट जैसे पेड़ नहीं थे, बल्कि यहाँ के पेड़ तो हवा को छू रहे होते हैं, जिनके सिर को भी नहीं देखा जा सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान और जमीन को जोड़ रहे हो और आसमान को गिरने से बचा रहे हो। साथ ही जॉन के आसपास के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, फ्लावर्स और इनकी स्मेल काफी ज्यादा रिच होती है, जिससे तो जॉन की आंखें लालच से चमकने लगती है।
क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट था और मेडिसिनल हर्ब्स जो कि रेयर होते थे और ऐसे हर्ब्स जॉन ने देखे भी नहीं थे और इन्हें उसके लिए तो काफी रेयर माना जा सकता था। यहाँ कि इनमें से तो कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट थे जो डुइकी कॉन्टिनेंट से गायब हो चुके थे और उसे पता था कि जो बचे हैं उन्हें डुइकी कॉन्टिनेंट में इकट्ठा करना कितना ज्यादा रेयर था, लेकिन वो वास्तव में यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी उगे हुए होते हैं। इसलिए जॉन तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है। तभी जॉन के हाथ में मेडिसिनल हर्ब्स को देखते हुए कहता है, तुम इस घास फूस का क्या करते हो? ये देखकर जॉन दंग रह जाता है कि वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो डुइकी कॉन्टिनेंट में कीमती थे वास्तव में ओल्ड मैन इन्हें घास फूस कह रहा था। तभी ओल्ड मैन कहता है, चलो आगे चलते हैं। जिस पे जॉन चुपचाप से लाता है और अपने हाथ की मेडिसिनल हर्ब्स को रखते हुए अचानक ही दूर देखते हुए कहता है, लेकिन वो क्या है? और जॉन दूर एक पर्पल क्रिस्टल को देखता है। वो क्रिस्टल हवा में चल रहा था जिससे जॉन काफी सरप्राइज फील कर रहा होता है। तभी जो यान को देखते हुए ओल्ड मैन कहता है, अरे वो टूटा हुआ एक पत्थर है, तुम उसका क्या करोगे? ये देखकर जॉन हैरान रहता है कि इस ओल्ड मैन की नजरों में सब कुछ टूटा हुआ पत्थर घास फूस ही थे क्या? इसलिए जॉन ज्यादा कुछ नहीं कहता और ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है। साथ ही जॉन अभी भी जंगल से घिरा हुआ था और ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है कि ये जंगल कई गुना बड़ा था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बताता है, ये डायमंड माउंटेन के अंदर ये माउंटेन है और फॉरेस्ट है और ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें काफी डेविल हिल्स भी हैं। साथ ही ये माउंटेन काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है और एक एम्परर भी यहाँ के डीप एरिया तक नहीं जा सकता क्योंकि फिर उसके लौटने के भी कोई चांस नहीं होंगे और किसी को नहीं पता वो कैसे गायब हो जाए। हालांकि जो है ना वो बाहर ही थे कि तभी जॉन थोड़ा सा क्यूरियस होता है इस माउंटेन के बारे में और उसकी स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ती है और इस जंगल में फैलने लगती है। ये देखकर वो अंदर तुरंत कहता है, एम्परर रियलम की स्पिरिचुअल पावर, यह बच्चा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ओल्ड मैन थोड़ा सा हैरान होते हुए जॉन को देखता है। जिसके बाद ओल्ड मैन जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम डाउडी हो तो तुम्हारे पास एम्परर लेवल की स्पिरिचुअल पावर तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस स्पिरिचुअल पावर को जल्दी से यहाँ से हटाओ क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है तुम इस जगह के लिए क्यूरियस हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताता हूँ। और उसके बाद वो अपनी उंगली से जियो यान के फोरहेड को टच करता है और जियो यान के दिमाग में काफी ह्यूज क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन जाने लगती है और जियो यान को इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ चीजें समझ में आने लगती है। जब जियो यान को पता चलता है ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ डाउडी के बाद ही आया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे डुइकी कॉन्टिनेंट की पीक पावर डाउडी इस दुनिया की सबसे स्टार्टिंग पावर थी। साथ ही जहाँ डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर एक डाउडी चिल्लाकर पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड और सप्रेस थी। जहाँ जो यान डुइकी कॉन्टिनेंट को पूरा डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, लेकिन यहाँ इस कॉन्टिनेंट के एक छोटे से पार्ट को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। साथ ही यहाँ पे जो पावर लेवल और जनरेशन थे उन्हें कॉन्टिनेंट में सेम ही डिवाइड किया गया था, लो से हाई तक, और हर एक लेवल को 9 स्टार्स में डिवाइड किया गया था और हर स्टार को स्टार्टिंग लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर लेट लेवल और फिर पीक लेवल 4 लेवल में डिवाइड किया गया था। जैसे अपन नहीं कहते डाउ सेंग लेवल के स्टार्टिंग लेवल पर है, डाउ सेंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल, डाउ सेंग लेवल के 2 स्टार के लेट स्टेज पर, डाउ सेंग लेवल के 2 स्टार के पीक लेवल पर जीवन पहुंच गया है और 3 स्टार पे प्रमोट होने वाला है। ऐसे ये लेवल थे। साथ ही डाउडी लेवल के ऊपर भी काफी सारे लेवल थे और यहाँ का ओरिजिन डू जियान जो पूरे डू कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल लेवल था और वहाँ केवल एक ही पर्सन पहुंचा था जो इस जगह को क्रिएट कर रहा था या जिसने इस जगह को क्रिएट किया था। साथ ही कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो इमॉर्टल है और आज भी जिंदा है, लेकिन ये सच है या नहीं ये कोई नहीं जानता था। साथ ही इस कॉन्टिनेंट में 10 में से 9 लोग केवल 1 स्टार डाउडी थे और केवल 1 स्टार से दूसरे स्टार तक का जो डिफरेंस था वो इतना बड़ा था कि कोई भी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो बंदा कहता है आपको भी इस लेवल को क्रॉस करने में लाखों वर्षों तक कल्टीवेशन करना पड़ सकता है और हर बार जब आप अपने लेवल को प्रमोट करेंगे तो आपको एम्परर ट्रिब्यूलेशन झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल होता है तो आप हैवीली इंजर्ड हो सकते हैं और आमतौर पर तो लोग इसमें मारे भी जाते हैं। और नॉर्मल लोगों को 1 स्टार से 2 स्टार में अपग्रेड करने के लिए 1000 साल लगता है, 2 स्टार से 3 स्टार पे 4000 साल, 3 स्टार से 4 स्टार पे 10,000 साल और 4 स्टार से 5 पे। ये आप पे डिपेंड करता है और आपके लक पर। साथ ही पूरे डाउडी में कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम रीमर्स जैसे ओरिजिन है और ये सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है कि डाउडी को क्रॉस करना कितना ज्यादा मुश्किल है। साथ ही एम्परर ट्रिब्यूलेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अकेले या नॉर्मल पर्सन क्रॉस कर सकता है, इसीलिए कुछ लोग हमेशा ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगे रहते हैं ताकि वो इस ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस कर सकें। लेकिन बेशक ऐसे मॉन्स्टर लेवल के कल्टीवेटर भी हैं जिनका कल्टीवेशन अनबीटेबल है, उन्होंने काफी स्पीड से ग्रोथ की है जिससे उनकी पावर काफी स्पीड से बढ़ी। जैसे एग्जांपल के लिए डेमेंज ट्राइब, उनका कल्टीवेशन पूरी तरीके से अलग है। हालांकि डेमेंट कल्टीवेटर्स को वर्ल्ड द्वारा अलग कर दिया गया है क्योंकि वो कल्टीवेशन के लिए जिन चीजों का यूज करते हैं वो पूरी तरीके से बेकार है और ह्यूमन के लिए काफी खतरनाक है। साथ ही आप जिस डुइकी कॉन्टिनेंट से आए हैं वो केवल एक कॉन्टिनेंट है और ऐसा कहा जा सकता है कि इस यूनिवर्स में ऐसे न जाने कितने कॉन्टिनेंट होंगे। हालांकि डुइकी कॉन्टिनेंट से एम्परर सोर्स एनर्जी एंड हो गई है, इसलिए नए डाउडीज का प्रमोट होना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी भी अलग अलग
कॉन्टिनेंट्स में पैदा हो रहे डाउडी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इस वर्ल्ड में अपनी पावर को बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा सीक्रेट से भरा हुआ है। साथ ही जॉन जिस जगह पर था उसे डी झोउ कहा जाता है, जो कि डुइकी कॉन्टिनेंट पे गामा एम्पायर की तरह था, लेकिन जिस जगह पर जो आया था उसकी साइज और लग्जरियसनेस डुइकी कॉन्टिनेंट से कैलकुलेट नहीं की जा सकती थी। जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है मेरा नाम गुआन फेंगमिंग है और लोग मुझे एम्परर मिंग कहते हैं। साथ ही मेरी पावर 3 स्टार पर है और मैं डी झोउ में सबसे पावरफुल पर्सन में से एक हूँ। हालांकि उसने जॉन को अभी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि तभी एम्परर मिंग अचानक से जॉन को धक्का देते हैं और इसके बाद धुएं चढ़ाते हुए कहते हैं सावधान। और उसके बाद एक तेज टूटा हुआ ब्लेड सीधा ही जो यान की तरफ बढ़ता है। ये देखकर एम्परर मिंग की आंखें कोल्ड साइन करने लगे। सामने से ही कई सारी फिगर्स एम्बेरस होते हुए वहां से उड़ जाती हैं। जाहिर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जॉन इतना जल्दी अटैक करेगा। दूसरी जो यान की बॉडी के पीछे एम्परर मिंग जब जो यान के अटैक को देखते हैं तो वो खुद पर हंसे बिना नहीं रोक सकते खुद को, क्योंकि वास्तव में वो केवल जो क्लेन के मेंबर थे और वो हमेशा ही खुद पे काफी प्राउड करते थे। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं तुम बाहर आओ, और जैसे ही एम्परर मिंग बोलना समाप्त करते हैं तो दो लोग जिन्होंने एम्परर मिंग के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे उनके पीछे अपेयर होते हैं और उनका ऑरा जो यान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जिसके बाद एम्परर मिंग अपने पीछे के 2 लोगों को देखते हुए नाखुश होते हुए कहते हैं आप 2 लोग बाहर आना चाहते हैं और अपनी पावर को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले कभी मौका नहीं दिया गया, तो चलो मुझे देखने दो कि तुम में से कौन कितना बोल्ड है। दूसरी जो यान अपने पीछे के इन 2 लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो ने देखा था ये लोग वास्तव में उसके पीछे पीछे चल रहे थे। साथ ही जो यान को यहाँ पे महसूस हो गया था कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर वो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं था, इसके बजाय वो सबसे कमजोर था। इसलिए जॉन के पास अब मुस्कुराते हुए चीजों को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद जॉन उन लोगों की तरफ देखता है जो अचानक उसके सामने अटैक कर रहे थे। जिसके बाद ओल्ड मैन एम्परर मिंग तुरंत ही अपने आप को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्या ये मिस्टर इंग इंग नहीं है? क्या आप और भी ज्यादा ब्रेव नहीं है? और क्या जब मैं खुद यहाँ पर हूँ तो आप हम पर छुपकर हमला करना चाहते हैं? तभी एक आवाज आती है एम्परर मिंग हम आप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रखते, हमें केवल वो बच्चा चाहिए। मुझे आशा है कि एम्परर मिंग करेंगे और उस बच्चे को हमें दे सकते हैं। और ऐसा कहते हो वो बंदा जो यान की तरफ उंगली करता है और अचानक से जॉन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एम्परर मिंग तुरंत ही कहते हैं क्या आप उसे लूटना चाहते हैं? आपको ना बताने के लिए मुझे दोस्त ना दें, लेकिन ये बच्चा जियो फैमिली से है और मुझे लगता है कि आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसे और उसके बाल को भी कुछ हुआ तो जियो फैमिली आपके पास आएगी और मुझे डर है कि आप चैन से खा पी नहीं पाएंगे। जिसके बाद मिंग कहते हैं आप केवल 5 स्टार डाउडी को लेकर वास्तव में हमें चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। उनकी बात को सुनकर इंग नाम के ओल्ड मैन का चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। साथ ही उसे जियो क्लेन के बारे में अभी भी कुछ शक था, इसलिए वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए अनट्रस्टेड तरीके से कहता ओह सच में वो जियो क्लेन से है? 2 स्टार डाउडीज के बारे में क्या? ये बच्चा सिर्फ 1 स्टार डाउडी है। जैसे स्काई फायर ये वर्ड निकल यान यहाँ पे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाता और अपने हाथ को फ्लैक्चुएट करता है और उसके हाथ में उसका हैवी जुआन रूलर आ जाता है। ये देखकर तियानमिंग तुरंत ही कहता है तियान हुओ हैंगुंग रूलर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे के पास इस तरह का वेपन भी होगा। ये देखकर तो आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं और जियान के हाथ के रूलर और उसकी पावर को देखते हुए कुछ लोग अपने दिल में काफी ठंडक फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जो यान के ऊपर अटैक किया गया तो वो जरा सी भी दया नहीं दिखाएगा। तो चलो इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पेंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड पे फाइट स्टार्ट होगी। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये नोवेल कैसी लग रही है और क्या चाहते हो इस नोवेल को कंटिन्यू रखना या कि कोई और नोवेल। हालांकि ये तो अभी इसके स्टार्टिंग है, 6 चैप्टर ही